हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियदर्शी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा लें ताकि आपको हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अभी हम लोग साइंस का सेट नंबर 8 क्लियर करेंगे। इससे पहले हमने साइंस का सेट नंबर 7 तक क्लियर कर चुके हैं और अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट नंबर 8। पहला क्वेश्चन है आपका, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सर रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस। आइए इसे कुछ डिटेल्स में करते हैं सबको। अब एडवर्ड जेनर की बात किया गया तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? तो चेचक का टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। हेकल की चर्चा करते तो हेकल ने क्या किया था? इन्होंने बहुत सारे जीव जंतुओं को खोजा था और उनका वर्ण किया, उनका नामांकन किया। साथ ही हेकल ने जो था डार्विन के सिद्धांत को जर्मनी में प्रसारित किया था। और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ डार्विन। डार्विन ने क्या किया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। आई होप कि इसे आप चारों एग्जाम्पल को आप ऑप्शन को समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रतिपादित होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। पृथ्वी का जो है सबसे नज़दीकी उष्मा एवं प्रकाश का स्रोत जो है वह है आपका सूर्य है। क्या है? सूर्य है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ध्वनि तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे हैं तो ध्वनि तरंगे क्या है? तो ध्वनि तरंगे जो है ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। ध्वनि तरंगे जो है ठोस तथा गैस में दोनों में चल सकती है, लेकिन ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में नहीं चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो फिटकरी जो गंदे पानी को वह स्कंदन के द्वारा क्या करता है? इसे स्वच्छ करता है स्कंदन के द्वारा। अब चलिए इसे कुछ डिटेल्स में देखते हैं। जहाँ से अवशोषण का बात किया है, अवशोषण को समझते हैं। अवशोषण जो है रसायन शास्त्र में अवशोषण वह भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें कोई गैस या द्रव्य के अणु या परमाणु किसी अन्य द्रव्य या ठोस पदार्थ में समा जाता है। इसका एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, यानी कि जब एक स्पंज को, मान ली कोई स्पंज वस्तु लेते हैं और उसको पानी में जब डुबाया जाता है तो पानी में बूंदों जितना भी बूंद समान रूप से इस स्पंज में प्रवेश कर जाते हैं, इस घटना को ही क्या कहते हैं? अवशोषण करना। मतलब इसी घटना को ही अवशोषण कहते हैं। अब इसमें चलते अधिशोषण की बात करते हैं। अधिशोषण जो अवशोषण से बिल्कुल ही अलग है। अधिशोषण की बात करते हैं, इसमें एक पदार्थ कण किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर चिपकने लगता है, यह एक परत बना लेता है, अर्थात यह घटना एक सतही घटना है। अधिशोषण जो क्या एक सतही घटना है। स्कंदन की बात करते हैं, किसी भी कोलाइड विलयन का अवक्षेप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही स्कंदन कहते हैं। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि इसे आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सारे ऑप्शनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, दोस्तों स्किप करके वीडियो को ना देखें, इसे अच्छे से जितने भी डिस्कशन होते हैं इसे अच्छे से सुने और अच्छे से देखें। हो सके तो आप इसे अच्छे से नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है? तो फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की जो विशेषता होती है, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। प्रतिरोध उसका क्या होता है? उच्च होता है और गलनांक उसका निम्न होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब फ्यूज की बात किया गया तो फ्यूज जो बनता है, तो ये फ्यूज में जो कौन कौन सा धातु मिला था? इसमें टीन और शीशा मिलाया जाता है फ्यूज के तार में। तो फ्यूज में के तार में टीन और शीशा मिलता है, तो इसमें टीन जो होता है आपका 63% और शीशा इसमें 37% होता है। जो घरों के जो वायर में जो बोर्ड में देखते हैं फ्यूज जो लगा होता है उसमें जो प्रयोग किया जाता है उच्च प्रतिरोध होता है फ्यूज और गलनांक उसका क्या होता है? निम्न होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला एक्वारेजिया मतलब अम्लराज निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। अम्लराज जो बनाते हैं किस किस को मिलाकर? तो नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा को बढ़ाना। आप इसे सब ऑप्शन रीड कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक नाभिक रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है?
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन की गति को कम करना। न्यूटन की गति को क्या करना? कम करना। आइए से इसके बारे में कुछ जानते हैं, मंदक के बारे में। तो मंदक के रूप में काम कौन कौन सा था? मंदक का काम ही क्या है? न्यूटन की गति को क्या करना? धीमा करना। तो मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग करते हैं, हल्का जल का भी प्रयोग करते हैं, ग्रेफाइट का, द्रव सोडियम और सीसा का भी प्रयोग, और बहुत सारी चीज़ें जो मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मुख्य तौर पे भारी जल का और ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। आइए इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पृथ्वी का आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी का जो मापन किया जाता है, आपका आंसर हो जाएगा यूरेनियम विधि के द्वारा। यूरेनियम विधि के द्वारा पृथ्वी का आयु का मापन किया जाता है। अब इसमें दिया हुआ कार्बन डेटिंग विधि। तो कार्बन डेटिंग विधि जो है, वैसे ही रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। इसके जरिए क्या होता है? इसके जरिए लकड़ी, चारकोल, बीज, बीजाणु और पराग, हड्डी, चमड़े, बाल, सींग और रक्त अवशेष इत्यादि बहुत सारी चीज़ों का वास्तविक आयु का पता लगाया जाता है। तो कार्बन डेटिंग से ये सारी चीज़ें होता था, और यूरेनियम डेटिंग से पूछेगा तो पृथ्वी का आयु का आकलन करते हैं। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हाइड्रोजन बम करता है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर, जबकि परमाणु बम करता है किस पर? तो नाभिक के विखंडन अभिक्रिया। और ये जो नाभिक के संलयन, कैसी नाभिक है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर हाइड्रोजन बम कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्राम को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैला सकता है, क्या कहलाता है? तो इसे वायरस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए कथन को देखते हैं। पहला कथन में कहा गया, प्रकाश तरंगें निर्वात में गतिमान हो सकती है। प्रकाश तरंगों का अपवर्तन हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है। प्रकाश तरंगें विद्युत चुंबकीय होती है। तो इसमें बताना है क्या कौन कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 तीनों ही ऑप्शन जो था कथन, ये तीनों ही क्या था? सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत के कुल विद्युत उत्पाद में नाभिक विद्युत का भाग लगभग कितना प्रतिशत है? तो भारत के कुल विद्युत उत्पाद में नाभिक विद्युत का जो भाग है वो आपका 3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो हिपेरिन नामक प्रोटीन का जो निर्माण होता है वह यकृत के द्वारा होता है। अब यकृत की बात किया जाए तो यकृत का वजन जो है 1.5 kg का होता है। यकृत का वजन क्या होता है? 1.5 kg का होता है। यकृत से ही पीत का निर्माण होता है, हिपेरिन का निर्माण होता है। अब हिपेरिन की बात करते हैं तो हिपेरिन क्या है? हिपेरिन जो ऐसा प्रोटीन है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। कौन? हिपेरिन। अब बात करते हैं पित्ताशय की। तो पित्ताशय क्या है? यहाँ पर पीत जो यकृत से निकलता है यही पित्ताशय में जाके पीत क्या होता है? जमा होता है। अग्नाशयी की बात करते हैं तो अग्नाशयी में अगर इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाता है तो मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी का बात करते हैं हृदय की। तो हृदय जो है इसका भार कितना होता है? 300 ग्राम होता है। यह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो आप इसे अच्छे से समझ चुके होंगे। इसमें क्वेश्चन था आपका हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है आपका यकृत में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है पृथ्वी तल पर किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा उस स्थान की ऊंचाई पर जहाँ से वस्तु प्रक्षेपित की गई हो। आपका पलायन वेग से बात करते हैं तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यह ध्वनि की गति का 33 गुना होता है। पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है ध्वनि की गति का 33 गुना होता है। तो पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पुलिस द्वारा अति तीव्र गति से चल रही गाड़ियों को पकड़ने वाला यंत्र निम्नलिखित में से किस एक पर आधारित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉपलर प्रभाव। यह किस पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित तापमान मापने मापक्रमों में से किसका शून्य परम शून्य पर होता है? मतलब उस किनका शून्य परम शून्य पर होता है? फ़ारेनहाइट, सेल्सियस या केल्विन? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 नंबर हो जाएगा केल्विन। तो केल्विन जो है केल्विन का परम शून्य ताप जो होता है -273 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। प्रतिदीप्तशील ट्यूब में चौक कुंडली किस कारण होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह धारा को नियंत्रित करती है ताकि वह निरंतर गिरती न जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिशीतित
द्रव है। अतिशीतित द्रव, तो आपका आंसर हो जाएगा सीसा। सीसा जो है अतिशीतित द्रव है। अब बात करते हैं टेफ्लॉन की। तो टेफ्लॉन यह जो है न चिपकने वाले बर्तन में परत में चढ़ाया जाता है टेफ्लॉन। और पारा की बात करते हैं, पारा जो यह द्रव रूप में पाया जाता है, जो यह क्या धातु है, पारा क्या धातु है जो द्रव रूप में पाया जाता है। और अधातु पूछेंगे तो ब्रोमीन क्या है, अधातु, वो जो द्रव रूप में पाया जाता है। धातु में हो जाएगा पारा और ब्रोमीन हो जाएगा अधातु। दोस्तों अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर साइंस से रिलेटेड 7 सेट नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप साइंस के सारे सेट को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।